हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने ये ख्याल अच्छा है। गालिब का जो एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहा खुदा से और खुदाई से, उनकी नाराजगी क्या थी खुदा से? कि मेरा खुदा तो वो है जिससे मैं लिपटा लूं और प्यार कर लूं। उल्टे फिर आए दरे काबा अगर वह न हुआ। जनरल परसेप्शन उनके बारे में जो था कि वो नास्तिक हैं। गालिब ने अपने खुदा को अपने तरीके से समझा। जरूरी नहीं कि इस तरह के लोग जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स के फॉलोअर हो वही सच्चे खुदा वाले हैं, भगवान वाले हैं। ऐसी बात कह देते थे जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होती थी कभी कभी। मंदिर की भी बात करते हैं और मस्जिद की भी बात करते हैं, है ना। एक आदमी जो नमाज पढ़ता हो, पूजा करता हो, तो वो एक सच्चा मुसलमान, सच्चा हिंदू, सच्चा क्रिश्चियन है, जो चर्च जाता है, सब कुछ करता है, गुरुद्वारे जाता है। गालिब का जब इंतकाल हुआ तो हुआ ये कि भाई किसी ने कहा कि ये तो शिया थे। वो रोजे को कहते मैं रोजा बहलाता हूँ तो कभी कभी एक चपाती खा लेता हूँ। मेरठ कैंटोनमेंट से ओल्ड टाउन की 2 पेटियां गधे पे लाद के पहुंचते हैं। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी पापा मस्ती एक दिन। एज कम्पेयर टू हिज पीयर्स, he is still the superstar। गालिब को जो गालिब बनाता है एक बहुत बड़ी बात है वो है उसकी जबान। गालिब के जो कॉन्टेम्प्रेरीज हैं उसमें भी बड़े शायर हैं, ज़ौक़ हैं, दाग हैं जो जूनियर कॉन्टेम्प्रेरी है, बहादुर शाह जफर खुद हैं, मोमिन है। जिस आदमी ने सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट किया उसका नाम है मीर तकी मीर। रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। दोनों बड़ी अलग लैंग्वेजेस हैं, उर्दू और इंग्लिश। तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना मेरे लिए बहुत लिमिटिंग एक्सपीरियंस होने लगा था। लैंग्वेज उसकी एक सतह है, मेटाफर उसकी दूसरी सतह है, सिंबल उसकी तीसरी सतह। जॉन लंडन के यहाँ जो इमेजिनेशन है, जो फ्लाइट लेता है, वो जिस तरह की वो इमेजरी क्रिएट करता है, जो मेटाफर्स हैं उसके, जो कंसीट है, एकाएक मुझे गालिब की याद आई। रेख्ता के बारे में बात करते हैं। शायद ऐसी कोई किताब हो जो आप ढूंढें और रेख्ता की वेबसाइट पे ना मिले। खुद रेख्ता की वेबसाइट पे आपको इतने एडिशंस महाभारत के मिलेंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा कि महाभारत का ट्रांसलेशन उर्दू में कैसे हो चुका है और कितनी बार हो चुका है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्योरली कमर्शियल हो गया। मैं कहता हूँ कि भाई अगर कमर्शियल है तो कहाँ से तनख्वाह आएगी? अदब अभी तक नहीं बटा है। ये हम नहीं कहते पाकिस्तानी उर्दू लिटरेचर, इंडियन उर्दू लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर कहते हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है बेसिक फंडे क्लियर पे। और आज के शो में हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत है। तो देखिए आजकल का जो दौर है, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि शेर पढ़ने की रिवायत मुशायरों से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे आ गई है। और कुछ एक खास सेक्शन ऑफ क्रिएटर्स ऐसा है जो शेर और शायरी लिखने को सिर्फ तुकबंदी करने के नाम पे बस समझता है। उसके आगे पीछे उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है, क्या उसकी नुएंसेस है, वो नहीं समझता है। और ऐसे समय में हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत हैं जो भाषा, उर्दू और पोइट्री की लाइन में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारे साथ आज हैं अनीसुर रहमान जी, जो कि एक ट्रांसलेटर हैं, लिटरेरी क्रिटिक हैं। माफ़ कीजिएगा मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, लिस्ट बहुत लंबी है तो मैं भूल ना जाऊं इसलिए। अकेडमिशियन है, फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन JMI। इसके अलावा ही इज़ द सीनियर एडवाइज़र फॉर रेख्ता फाउंडेशन एंड एन ऑथर। कवियों पे और कविताओं पे बहुत किताबें लिख चुके हैं, इंक्लूडिंग द एसेंशियल गालिब। तो बहुत बहुत स्वागत है शो पे अनीसुर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रोफेसर रहमान, आगे बढ़ें उससे पहले गालिब की 2 लाइनें हैं जिसमें वो कहते हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने ये ख्याल अच्छा है। तो अब 2 मिसरों का ये जो शेर है, ये गालिब का जो एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहा खुदा से और खुदाई से, वो उनका जो फ्रेम ऑफ माइंड है बहुत अच्छे से दर्शाता है। क्या उनका किस तरह का रिलेशनशिप रहा है, एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहा है। बट इसके बावजूद उनको अथीस्ट समझा जाता था, जनरल परसेप्शन था। उस पर मैं बाद में आऊँगा। बट पहले जो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि गालिब जब खुदा से बात करते थे, लड़ते थे, नाराज भी होते थे, हंसी मजाक भी करते थे, तो कॉम्प्लिकेटेड जो ये रिलेशनशिप था, क्यों था? इनकी नाराजगी क्या थी खुदा से? एक बात हमें ये समझनी चाहिए कि जो शायर होता है उसका आउटलुक जो जिंदगी की तरफ है वो आम लोगों के आउटलुक से बहुत अलग होता है जी। उसके यहाँ उसकी वजह यह है कि उसके यहाँ एक इमेजिनेटिव फ्लाइट होती है शायर के यहाँ। बहुत सारी चीजें वो इमेजिन करता है और थ्रू इमेजिनेशन ही ट्राइज टू क्रिएट अ रियल वर्ल्ड। ये बहुत खास बात होती है शायरों के यहाँ। वो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का शायर नहीं होता। शायर कभी भी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का नहीं होता। शायर एक नई दुनिया दरियाफ्त करता है अपने लिए और वो नई दुनिया आप तक लेके आता है जी। तो हम खुदा को खुदा समझते हैं, इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं। ये आम आदमी करता है।
लेकिन कोई शायर ज़रूरी नहीं कि वैसे ही करे जैसे कोई और कर रहा है। जैसे गालिब ने कई बार ऐसा लगता है जैसे वो खुदा से दो बात कर रहे हैं और चैलेंज भी कर रहे हैं। उल्टे फिर आए दर काबा अगर वाना हुआ, मैं आऊंगा जरूर, लेकिन अगर काबे का दरवाजा खुला नहीं होगा तो माफ करना, मैं वापस आ जाऊंगा तुम्हारे यहाँ से। अब ये कहने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। और इस तरह का भरमार बहुत से अशार हैं गालिब के यहाँ, और सिर्फ गालिब के यहाँ नहीं, बहुत लोगों के यहाँ हैं। तो आप ये ना समझें कि वो कोई इंसल्ट कर रहा है, बल्कि मोहब्बत करने का एक दूसरा तरीका है ये। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, उसकी अथॉरिटी को भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप उससे चाहते हैं, यानी गालिब का खुदा जो है या आम लोगों का खुदा से फलक इसलिए है, अलग इसलिए है कि जैसे मैं अभी समझता हूँ, कभी कभी मुझे भी लगता है कि मेरा खुदा तो वो है जिससे मैं लिपटा लूँ और प्यार कर लूँ, है ना। लेकिन ये कहने के लिए जरा हिम्मत सी चाहिए, इसलिए कि खुदा तो ऐसा जिसे हमने देखा नहीं, कोई स्वरूप उसका ऐसा नहीं हमारे सामने जिससे हमने उससे कम्युनिकेट किया हो। तो शायर अपनी एक दुनिया आबाद करता है, अपने इमेजेस बनाता है। तो गालिब के यहाँ भी ये एक बहुत बड़ी उसकी जो बहुत बड़ा पावर है उसका, और ये उसकी बहुत बड़ी खूबी है कि वो अपनी दुनिया भी बनाता है और अपनी दुनिया से बाहर की चीजों को भी देखता है थ्रू हिज इमेजिनेशन। और वो एक डिवाइन पावर है जिसमें उसको यकीन भी है, ऐसा नहीं कि उसको डिनाई करता है, उसमें उसको यकीन भी है, लेकिन वो उससे बातें करता है, उसके साथ वो नए रिश्ते से एक नया रिश्ता कायम करता है, और उस रिश्ते के जरिए उसको भी समझता है और खुद को भी समझने की कोशिश करता है। और गालिब के यहाँ ये बार बार आता है, बार बार आता है। इसीलिए आप देखिएगा कि गालिब के यहाँ एक तरह का वो बाइनरीज क्रिएट करते हैं, जैसे वो दैर है और कलीसा है, मंदिर की भी बात करते हैं और मस्जिद की भी बात करते हैं, है ना। उसी तरह से साहब आप देखिए बाइनरीज बहुत क्रिएट करते हैं, शेख है और ब्राह्मण है। और उर्दू शायरी में तो आप देखते हैं कि शेख और ब्राह्मण को बहुत कैस्टिकेट किया गया, है ना। उसको बहुत सवाल पूछते हैं, उस पर उसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, फिर दोनों को एक दूसरे के सामने पेश करते हैं। तो शायर जो है इन चीज़ों को, उसका मटीरियल है ये, शायर के सामने ये मटीरियल है उसका, और इसी से वो खेलता है, इसी से वो नई बात पैदा करता है। और इन सब के पीछे है क्या, वो एक नई रियलिटी ढूंढ रहा है। शायर जो है वो नए तरीके से समझने की अपने आप को और अपने खुदा को समझने की कोशिश करता है, और इस तरह से वो दुनिया को समझने की कोशिश करता है। ये है मामला शायर का। बिल्कुल बिल्कुल, यही मामला गालिब का भी है। तो प्रोफेसर रहमान पर जैसे मैंने कहा कि जनरल परसेप्शन उनके बारे में जो था कि वो नास्तिक हैं, अब उनका इसमें क्या, जो इनकी ये बेबाकी थी, बेबाक थे, समय से आगे की बात कह देते थे और ऐसी बात कह देते थे जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होती थी कभी कभी, तो क्या इस चीज ने कंट्रीब्यूट किया, ये जो उनका परसेप्शन बना ये बड़ी इंडिविजुअलिटी थी उनकी, और जिस तरह से हर शायर की होती, बड़ा शायर जो है वो एक जैसे मैंने कहा एक दुनिया अपनी बनाता तो है ही है, लेकिन उसमें एंगुलरिटीज बहुत होती हैं। कह सकते हैं आप, भाई जाहिर है कि आप समझते हैं कि एक आदमी जो नमाज पढ़ता हो, पूजा करता हो, तो वो एक सच्चा मुसलमान, सच्चा हिंदू, सच्चा क्रिश्चियन है, जो चर्च जाता है, सब कुछ करता है, गुरुद्वारे जाता है। हो सकता है कोई ऐसा आदमी हो जो खुदा से बहुत करीब हो, लेकिन वो रिचुअल्स नहीं फॉलो करता हो, है ना। जैसे जोगी और सूफी, बहुत से ऐसे आपको मिलेंगे जो रिचुअलिस्टिक रिलीजन जिसको आप कहते हैं उसके फॉलोअर्स नहीं है। बहुत सारे सूफी मिलेंगे, संत मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे, कबीर मिलेंगे, जैसे बहुत सारे, जैसे कबीर की एग्जांपल आपके सामने है, बहुत सारे, है ना। तो जरूरी नहीं कि इस तरह के लोग जो ऑर्गेनाइज रिलीजन्स के फॉलोअर हो वही सच्चे खुदा वाले हैं, भगवान वाले हैं, बल्कि ऐसे लोग भी जो ऑर्गेनाइज रिलीजन्स के फॉलोअर नहीं हैं, उनके यहाँ भी आपको बड़ी सूफिस्टिक थॉट्स हैं, बड़ी स्पिरिचुअलिस्ट थॉट हैं, और वो शायद, अगर मैं ये कह सकूं तो कह सकता हूँ कि शायद वो बहुत सारे रिचुअलिस्टिक फॉलोअर से बड़े फॉलोअर हैं। ये भी है, ये भी अपनी जगह। तो ये कहना सही होगा ना? मेरे ख्याल में सही नहीं एथीस्ट कहना। देखिए गालिब ने अपने खुदा को अपने तरीके से समझा, और अब जैसे रोज़ा नहीं रखते थे, अब किसी को ये पसंद नहीं आएगा अगर कोई आप ऑर्गेनाइज रिलीजन को फॉलो करते, तो आप सोचेंगे कि भाई रोज़ा नहीं रखते तो सच्चे मुसलमान नहीं थे, नमाज नहीं पढ़ते थे सच्चे मुसलमान नहीं थे। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन शायद था नहीं। अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि गालिब का जब इंतकाल हुआ तो हुआ ये कि भाई किसी ने कहा कि ये तो शिया थे, इनको तो उस तरीके से दफन करना चाहिए। तब बहुत सारे लोगों को पता चला कि सब ये शिया भी थे शायद, because this was not a consideration for him at all, and neither did people ever think of him in terms of Shia or Sunni, है ना। तो ये अपने आप में देखिए बड़ी भारी मिसाल है कि न लोगों को भी खबर थी और न गालिब ने कभी सोचा था कि हम जब मरेंगे तो हमें किस तरह। वो तो एक ह्यूमनिस्ट था, है ना। वो इत्तेफाक से एक खास रिलीजन में पैदा हुआ, एक खास बैकग्राउंड में पैदा हुआ, कल्चरल ट्रेडिशन का वो एक अमीन था एक तरह से,
और उसके पास एक ज़बान थी, जी, तो वो एक दूसरे तरह का इंसान है जो आम इंसानों से हटके है। जी, उसके जो इमेजिनेटिव वाइटैलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, जी, वो उसको एक इंडिविजुअल बनाता है, जो हुँ, बहुत अलग हुँ, इंडिविजुअल है एज ए शायर और एज जी, ए ह्यूमन बीइंग हु जी, हैज ही हैपेंस टू बी बोर्न इन ए पर्टिकुलर रिलीजियस बैकग्राउंड। राइट, तो आप उसे एसोसिएट करते कहते हैं ये नास्तिक है, ये नमाज नहीं पढ़ते हुँ, रोज। वो रोजे को कहते मैं रोजा बहलाता हूँ, तो कभी कभी एक चपाती खा लेता हूँ, कभी पानी पी ले, रोजा जी, बहलाता हूँ। जी, जी, तो ये भी एक मजाक की बात है। तो जी, एक अलग से इंसान हुँ। होता है जो शायर अच्छा होता है। जी, प्रोफेसर रहमान, अच्छा आपने बहुत बढ़िया बात कही जो उन्होंने रोज़े को लेके जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था और रिलीजन को लेकर जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। अच्छा, हाजिर जवाब तो थे ही, बहुत किस्से बड़े बहुत मीठा, मज़ेदार थे इनके। बहुत बहुत। शराब के शौकीन थे, ओल्ड टॉम के शौकीन थे। अच्छा, एक किस्सा है जब ये मेरठ कैंटोनमेंट से ओल्ड टॉम की 2 पेटियाँ गधे पे लाद के पहुँचते हैं, तो कुछ हमारे दर्शकों के लिए अगर कोई बेहतरीन ऐसा किस्सा सुना पाएँ तो? नहीं देखिए, वो हुँ, एक बहुत मशहूर शेर है, कर्ज की पीते थे मैं हुँ, लेकिन समझते थे कि हाँ जी, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक बहुत खूब। दिन। भूख लगी हुई है लेकिन मस्त है उस भूख में, हुँ, है हुँ, ना। तो कर्ज लेके पीते हैं। जी, एक जो से कर्ज लिया था साहब, उसने उनके खिलाफ जी, शिकायत कर दी कि साहब हुँ, ये देते नहीं है पैसे और कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं और शराब पीते हैं। हुँ, शराब तो जाहिर है कि कर्ज से लेके पीते थे, लेकिन अंग्रेज बहादुर भी उनको बहुत अच्छी शराब। अच्छा, वो आदमी ऐसा था बड़े सुपर फाइन टेस्ट का कि वो आम ठर्रा नहीं पीता हाँ, था, वो इधर उधर की शराब जी, पीते थे, बहुत उम्दा शराब उनको चाहिए इंग्लिश। हुँ, तो वो उनको मिल जाती थी। जी, तो अगर नहीं मिलती थी तो कर्ज लेके पीते थे। हुँ, और उसके बाद जिससे कर्ज लेते थे वो उसके ऊपर शिकायत कर देता था हुँ, और उसके बाद से उनको साहब उसका जुर्माना देना पड़ता था। जी, बल्कि यहाँ तक हुआ कि जब उनके ऊपर केस कर दिया गया, वो तो अजीब गरीब इंसान था, उनकी पर्सनालिटी जिस तरह की है आप जी, देखिए कि जब उनके खिलाफ केस हो गया कि साहब ये अपने घर में चौसर खिलवाते हैं, एक हुँ, हुँ, कमरा इन्होंने दे रखा है जहाँ इसमें लोग जिसको आप आज के ज़माने में जुआ करते हैं, जी, तो उनको पकड़ लिया जी, गया। और ये साहब शराब पीते हैं और कर्ज ले रखी है और दे नहीं पाते हैं, तो जिसने कर्ज दिया था उसने साहब इनके खिलाफ, तो साहब का कोर्ट लग गया। और मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुद्दा साहब जो खुद भी अपने ज़माने के बहुत बड़े शायर थे, बट ही वाज सिटिंग इन जजमेंट, जी, तो उन्होंने साहब उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया कि साहब ये जुर्माना हुँ, आपको देना पड़ेगा, हुँ, जेल जाइएगा वरना, और जेल गए। हुँ, तो उन्होंने किया ये कि साहब उनके ऊपर जुर्माना लगाया जी, और अपने जेब से निकाल के कहा कि ये पैसे लीजिए और अदा कीजिए और घर जाइए। तो बहुत बढ़िया। जी, वो पैसा भी उनको दिया जी, और उनको छोड़ भी दिया और सजा भी दी। जी, तो एक बहुत यूनिक पर्सनालिटी है गालिब, हुँ, एज ए ह्यूमन बीइंग एंड ऑल्सो एज ए पोएट। जी, और इसीलिए आप उसका हुँ, उसका जो भजन गा रहे हैं अभी तक और गीत जी, गाते हैं गालिब, वो सही उस बात। मिसाल है उसकी। हुँ, हुँ, जो पर्सनल ज़िंदगी के भी हैं, उनकी शायराना जो जो कदर कीमत है जितनी बड़ी है, जी, जिसकी ज़बान उस आदमी ने बनाई, जी, जिस तरह की शायरी उस आदमी ने जी, की, और इतने 100 साल हो गए, 1869 में हुँ, वाक़ा है वो आदमी, जी, हैं? और अब तक साहब उसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं और आप जी, जी, और सुनने वाले आपको सुनेंगे इन जी, बातों को, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल। अच्छा प्रोफ़ेसर रहमान, क्या ख़ास बनाता है गालिब को? देखिए, अब आपने तो सभी को पढ़ा है, सभी पे काम किया है, सभी पे लिखा है। अब उस समय और दिग्गज भी हुए, मीर हुए, वो एक से एक दिग्गज थे, पर गालिब को किस चीज़ ने ऐसा बना दिया कि आज भी याद किए जाते हैं औरों के मुकाबले एज़ कंपेयर्ड टू हिज़ पीयर्स, ही इज़ स्टिल द सुपरस्टार। देखिए, मेरे ख़्याल में 2 बातें हैं गालिब के यहाँ जो ख़ास बनाती हैं गालिब को गालिब। जी, एक तो उनकी है ज़बान, जी, वो बहुत पॉलिश्ड है ज़बान उनकी, हुँ, पर्शियनाइज़्ड भी है हुँ, और बहुत सिंपल सरल भाषा भी है, हुँ, जिसको आप उर्दू हिंदी की का एक बहुत खूबसूरत समावेश कह सकते हैं जी, उनके यहाँ। ये ज़बान उनको एकाएक नहीं मिली। हुँ, ये ज़बान देखिए, अगर उर्दू ज़बान की हिस्ट्री आप देखें तो जैसे अमीर खुसरो का ज़िक्र आप करते हैं जी, यूजुअली, जब आप हुँ, कहते हैं कि साहब ज़बान ऐसे शुरू हुँ, हुई, तो वहाँ से अमीर खुसरो के 13th सेंचुरी, लेट 13th सेंचुरी से बात शुरू होती है। और बहुत मशहूर अमीर खुसरो की गज़ल जैसे हालिम इसकी मकुन जी, तगाफुल जो फ़ारसी का है, और दूसरा मिसरा जो उसका है वो हिंदवी है, हुँ, जिसको रेख्ता बाद में कहा। और बहुत सारे नाम इसके हैं, रेख्ता कहा जाता था, हिंदवी कहा जाता था, हिंदी कहा जाता था, गुजरी इसलिए कि गुजरात में भी इसका ताल्लुक़ रहा है, इस भाषा को हुँ, जो तरक्की मिली। जी, उसके बाद दिल्ली है और रामपुर है और पंजाब है, तो ये सारी जगहों से जो जी, आवाज़ें आती थी ना, ये सब मिलजुल के एक नई भाषा बनना शुरू हुई, हुँ, जिसको कहने लगे लोग, इसको रेख्ता कहें, हुँ, इसको हिंदी कहें, हिंदवी कहें, इसको गुजरी कहें, हुँ, ये सारे नाम। 18वीं सदी के आखिर में आके इसको उर्दू का नाम दिया जी, गया। अच्छा, जिस आदमी ने सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट किया उसका नाम है मीर तकी मीर। हुँ, मीर तकी मीर ने रेख्ता को मैच्योर कर दिया, जी, थियराइज भी किया, हुँ, रेख्ता की शक्लें उन्होंने बनाई, लिखा उसके ऊपर कि रेख्ता इस तरह से होता है। ये रेख्ता चलते चलते मीर 18वीं सदी के शायर हैं। और जब मीर का इंतकाल होता है उस वक्त गालिब 11 साल के हैं, हुँ, बच्चे हैं। हुँ, तो गालिब के पास मीर के वाया मीर ये ज़बान पहुंचती है और बीच में बहुत बड़े बड़े शायर हैं। हुँ,
दर्द हैं, सिराज हैं, जी। बहुत सारे शायर हैं। और उसके बाद से आप आगे आते आते गालिब तक पहुंचते हैं 90। अब गालिब के जो कॉन्टेम्प्रोरीज हैं उसमें भी बड़े शायर हैं, ज़ौक़ हैं, जी। दाग हैं जो जूनियर जी। कॉन्टेम्प्रोरी है, बहादुर शाह जफर खुद हैं, हम्म। मोमिन हैं, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। जी। तो गालिब के यहाँ जो जबान पहुंचती है ना वो ऑलरेडी बहुत धुल चुकी है, जी। साफ हो चुकी है, लेकिन गालिब ने उसमें पॉलिश बहुत उम्दा किया। जी। तो गालिब को जो गालिब बनाता है एक बहुत बड़ी बात है वो है उसकी जबान, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत अर्बेन लैंग्वेज है। ये मैंने बात कई जगह कही है। तो ये अर्बैनिटी जो गालिब की है ना, वो सिर्फ जबान की नहीं है बल्कि उसके थॉट की भी है। फिलोसॉफिकली बहुत मैच्योर हो चुका है। जिस तरह की वो बातें करता है उसके अंदर भी है, वो बहुत मॉडर्न शायर है, वो आज का शायर है, वो आपसे बातें कर रहा है। 20वीं सदी के बहुत सारी जो चीज़ें आप देखते हैं 21वीं सदी में जो चीज़ें हो रही हैं, आपको लगेगा कि गालिब बड़ा प्रोफेटिक शायर था, उसने शायद ये बातें। अच्छा, हर शायर जो है ना वो अपने फ्यूचर के बारे में कह देता है। वक्त शायर के लिए पहले गुजर जाता है, हम पर आप पर वो वक्त बाद में आता है, शायर पे वक्त गुजर चुका होता है, तभी वो लिख पाता है, प्रोफेटिक होता है वो। तो ये सब बातें बहुत अहम है। तो गालिब के यहाँ दो चीज़ें, अर्बैनिटी ऑफ थॉट हम कहेंगे और वैनिटी ऑफ लैंग्वेज, जो गालिब को गालिब बनाता है। लेकिन ये पहुंचा है बहुत जमाने के बाद। मीर से चलते चलते 18वीं सदी से जब 19वीं सदी में आते हैं तो गालिब के यहाँ ये चीज़ें आती हैं और वो स्टे बैक करता है। हमारे पास है, हमारे पास एक बहुत बड़ी पूंजी है वो। लेकिन आप अब जैसे गालिब देखिए, उन्होंने कहा रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो। गालिब मानते हैं मीर थे, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। लेकिन इसमें भी एक देखिए दूसरा एक पहलू है, कहते हैं, मतलब मैंने, असल तो शायर मैं हूँ, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था, मतलब ये कि था, असल तो मैं हूँ। बिल्कुल। तो गालिब क्या एक तरह का एक वो एक कंसीट कह सकते हैं आप, एक प्राइड भी है, तो बहुत बहुत खास बात है गालिब की। बहुत फैसिनेटिंग कैरेक्टर है वो। तो अर्बैन भी है, फैसिनेटिंग भी है, बहुत आपको गुदगुदियाँ भी लगाता है, वो मजाक भी करता है अपने शेरों में, बातों में, लतीफ़े बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत हसास इंसान है। देखिए उसके आप उसकी डायरी देखिए, 1857 की जो डायरी है, दिल्ली कैसे लूटी है, गदर कैसे हुआ है, वो सब जो कहानी सुनाते हैं, दोस्तों को जो खत लिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे बातें कर रहे हैं गालिब। और उसके बाद जो डायरी है उनकी वो 1857 में 10 तंबू जिसका नाम है। तो गालिब जो है वो पूरी हिस्ट्री, पूरा ज़माना समझ रहा है, पिछला अगला, और जो मुगल एम्पायर का डाउनफॉल होता है वो भी उसने देखा है। तो ये सारी चीज़ों को मिला जुला के देखें तो उनकी ग्रोथ जो है ना वो बहुत ही एक बहुत ऐसे ज़माने में हुई है जो ज़माना अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड ज़माना है। हर ज़माना कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसकी अपनी अलग पहचान होती है। तो गालिब के ज़माने में डाउनफॉल हो रहा था मुगल एम्पायर का और ख़त्म भी हो गया उन्हीं के साथ साथ, बहादुर शाह जफर चले जाते। तो इन सारी चीज़ों ने गालिब को गालिब बनाया है। जी। अच्छा, क्योंकि ज़बान की बात हो रही है प्रोफेसर रहमान, आपके ट्रांसलेशंस जो हैं, आपने अंग्रेज़ी में उर्दू के काफ़ी ट्रांसलेशंस किए हैं। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई दोनों बड़ी अलग लैंग्वेजेस हैं, उर्दू और इंग्लिश। ठीक है, एंड उर्दू कल्चरल डिफरेंसेस हैं, क्रिएटिव एक्सप्रेशन अलग तरीके से होता है, फ्रेजेस अलग हैं। तो इसमें जब आप ये ट्रांसलेशंस करते हैं तो ये चैलेंज आता होगा, ये ओवरकम कैसे किया? ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मैंने ट्रांसलेशन की थियरी पढ़ाई है। मैं, आपको पता है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। मैंने 36 साल का मेरा एक पूरा लंबा करियर है एज ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश जामिया में। और मैंने ये बात शायद आज सुबह भी कही थी कि बहुत दिनों के बाद इंग्लिश का लिटरेचर पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये एहसास हुआ कि बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस है जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ। मेरी ग्रोथ शायद एक तरह से रुक गई है। तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना मेरे लिए बहुत लिमिटिंग एक्सपीरियंस होने लगा था। ये चांस की बात थी कि 17वीं सदी का एक अंग्रेजी का बहुत बड़ा शायर है जॉन डन, उसका मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री कहते हैं, उसका सबसे बड़ा शायर है जॉन डन। तो मैं जॉन डन को पढ़ा रहा था क्लास में और एकाएक मुझे लगा कि जो जॉन डन के यहाँ जो इमेजिनेशन है, जो फ्लाइट लेता है, वो जिस तरह की वो इमेजरी क्रिएट करता है, जो मेटाफर्स हैं उसके, जो कंसीट है, एकाएक मुझे गालिब की याद आई और मैंने गालिब के कुछ वर्सेस सुनाए स्टूडेंट्स को। और जब उन्होंने पैरेलली देखा तो उनकी आंखें खुली, और जब मैंने उनकी आंखों में देखा कि आंखें कैसे खुली हैं, तो मुझे लगा कि शायद मैं अपने आप को एक्सप्लोर अब कर सकता हूँ इस तरीके से। मेरे लिए एक अच्छी बात ये थी कि मैंने, जो मादरी ज़बान हमारी थी उर्दू थी घर में, मैंने स्कूल में फ़ारसी भी पढ़ी थी। एक अच्छा ज़माना था कि उस वक्त फ़ारसी भी का चलन था और मैंने फ़ारसी पढ़ी एक बाज़ाब्ते उस्ताद के साथ, 2 लैंग्वेजेस, अंग्रेज़ी फिर स्कूल और कॉलेज, तो ये 3 ज़बानें मेरे साथ चली। लेकिन फ़ारसी को मैंने फिर से रिवाइव किया जब मैं एमए पास कर गया, तो मैंने बाज़ाब्ते एक मौलाना को रख के अपने घर पे फ़ारसी दोबारा से पढ़ी।
इसका पेमेंट जो मुझे हुआ है मेरे एकेडमिक करियर में वो 20 साल के बाद हुआ। जी, तो आपने जो सवाल पूछा कि 2 लैंग्वेजेस में जो हम काम करते हैं वो कैसे करते हैं, बिकॉज हम 2 लैंग्वेजेस के नब्ज को समझने की कोशिश कर रहे जी, थे 36 साल 40 साल जो भी हम जी, पढ़ा रहे थे, जी, और उसके पहले एज ए स्टूडेंट। तो हम तो जबानों की नोक पलक समझने की कोशिश करते हैं। अब ये शख्स जो कोई ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ा रहा हो या जो स्कॉलर हो या जो थियरिस्ट हो वही ट्रांसलेट कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, जी, कोई भी कर सकता है और बहुत लोग कर रहे हैं। हुँ, जो भी कर रहा है उसकी 2 ज़बानों में तो कम से कम बहुत गहरी अच्छी समझ होनी चाहिए। जी, अल्टीमेट समझ किसी की नहीं होती, जी, हमारी आपकी किसी की नहीं होती। जी, लेकिन एक सर्टेन रीज़नेबल एक्सटेंट तक हम ज़बानों को जानते हैं कि ये बिज़नेस है क्या, जी, और तोलते हैं कि ये अल्फ़ाज़ क्या है उसके साथ। अब हर अल्फ़ाज़ की अपने मानी है। मिसाल के तौर पे ज़ुल्फ़ नाम की कोई चीज़ इंग्लिश बैकग्राउंड में नहीं है ना, जी, छोटे बालों का ज़ुल्फ़ है ही नहीं। विसाल का जो तसव्वुर है ना, यूनियन का, सेपरेशन का, टिपिकली हमारा तसव्वुर है जो हमारे यहाँ का इमेजिनेशन है जी, उसमें है। उसी तरह से ये कल्चरल डिफरेंस की बात हुई, हुँ, तो हम ढूंढते हैं कि अप्रोक्सीमेट क्या हो सकता है। जी सर, हम्म, और बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे कल्चर में नहीं है जी, उसको हम अप्रोक्सीमेटली कैसे बयान कर सकते हैं, तो जी, उसके लिए हम नई कोई चीज़ ढूंढ के निकालते हैं जी, जो हमारे टारगेट रीडर जो है उसको समझ में आ जाए। जी, तो एक तो ज़बान भी हम ढूंढते हैं कि जी, वैसी ज़बान जैसे हम उर्दू का टेक्स्ट अंग्रेज़ी में या अंग्रेज़ी का टेक्स्ट उर्दू में ला रहे हैं, जी, तो टारगेट रीडर तक हम पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच जी, रहे हैं। तो एक तो ज़बान का मामला बहुत अहम है। जी, इमेजेस बहुत सारे हैं जो इमेजेस बिल्कुल उस भाषा में जिसमें आप पहुंचना चाहते हैं उसमें वो इमेज या उसमें वो सिंबल नहीं है, जी, तो उसके लिए एक वाया मीडिया निकालते हैं, रिकॉन्सिलिएशन कहिए उसको आप, जी, है ना। जी, तो कल्चरल ट्रांसलेशन एक बड़ा इशू है, लिंग्विस्टिक इशू है, सोशियोलॉजिकल है, जी, मॉर्फोलॉजिकल है, सिमेंटिक्स, बहुत सारे उसके। जी, तो मेरा एडवांटेज ये रहा कि चूंकि मैंने खुद पढ़ा और पढ़ाया था, तो मुझे शायद ये अंदाज़ा था कि हम कैसे इस खेल को खेल सकते हैं। हुँ, और चूंकि मैंने उसकी थियरी पढ़ाई, उसी से मेरा इंटरेस्ट हुआ कंपैरेटिव लिटरेचर में, जी, तुलनात्मक साहित्य जिसको हम हुँ, कहते हैं, कंपैरेटिव लिटरेचर। और उसके बाद फिर मैंने उसमें काम करना शुरू किया, तो मैंने उस पर लेक्चर्स दिए, लिखा, किताब छापी। साउथ एशियन लिटरेचर मेरा एरिया था, उसके जी, बाद उस पर मैंने लिखा तो कैसे साउथ एशियन लिटरेचर एक दूसरे से बातें करते हैं। जी, और ट्रांसलेशन की थी तो उस पर मैंने एक तो दूसरी मेरी किताब है इन ट्रांसलेशन, जी, पोजीशंस एंड पैराडाइम्स। जी, तो मेरे लिए ये सब एक तरह का एनरिचिंग एक्सपीरियंस था इन द ग्रोथ ऑफ माय ओन करियर जी, and my growth as a student and as a teacher and as a translator, as a जी, comparatist. So एक बहुत ही enriching experience मेरी ज़िंदगी का ये सब है कि जी, एज ए स्टूडेंट मैंने कैसे अपने आप को समेटा और कैसे अपने आप को संभाला, जी, और कैसे एज ए टीचर मैंने अपने को ट्रेन किया, जी, अपने स्टूडेंट से मैंने कैसे कम्युनिकेट किया, अपने स्टूडेंट को मैंने क्या दिया और मैंने उनसे क्या सीखा। आपको मैं बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब भी मैं कुछ लिखता हूँ हुँ, और जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं अपने स्टूडेंट्स को दिखाता था, जी, मैं अपने कोलीग्स को कम दिखाता था। कोलीग्स तारीफ करते हैं आपकी, अरे बहुत अच्छा लिखा भाई, बहुत जी, अच्छा ट्रांसलेट। स्टूडेंट हमारी बातें जब सुनता है तो उसके अंदर तो रिस्पेक्ट है कि मैं सर की बुराई तो नहीं कर सकता, हुँ, लेकिन मैं उससे इंटीमेटली बात करता हूँ लाइक ए फ्रेंड, तो उससे जो मुझे रोशनी मिली है, तो जी, एक आदान प्रदान है एक तरह का। जी, तो ये लैंग्वेज का जो मामला है ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है हुँ, और बहुत ही रिच है ये। हुँ, जब बैठते हैं ना तो बातें हम जब आप कर रहे हैं तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में, लेकिन इसमें बहुत सारे बैकग्राउंड की मटेरियल भी हम आपको दे रहे हैं और आपसे हम पा रहे जी, हैं। तो ट्रांसलेशन भी उसी तरह का आदान प्रदान है, जी, और ये कई सतह पे होता है। हुँ, लैंग्वेज उसकी एक सतह है, जी, मेटाफर उसकी दूसरी सतह है, सिंबल उसकी तीसरी सतह। तो एक तरह का कम्युनिकेशन और डायलॉग हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं हुँ, दूसरी भाषा के लोगों के साथ, इस जी, जबान को वहां पहुंचा के। जी। अच्छा प्रोफ़ेसर साहब, आप जितने आसानी से बता रहे हैं, उतना आसान रहा नहीं होगा। तो मेरा सवाल ये है कि इतनी आफ़त आपने क्यों उठाई? मतलब व्हाट वाज़ योर मोटिवेशन? देखिए, एक हुँ, तो जब आप करियर शुरू करते हैं जी, और तो चाहते हैं कि हम अपने करियर में अच्छा करें, जी, तो आप मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उसके जी, लिए तैयारी करते हैं जी, क्लास में जाने के लिए, जो मैंने लकीली की और मेरा मोटिवेशन था तो मैंने की, जी, और वो क्लास में तैयार होके गए। अब अगर आप इसी काम को साल हर साल करते हैं तो एक छोटी मोटी ट्रेनिंग तो हो जाती है। एक जो बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट है वो ये है कि आपके सामने एक प्रमोशन भी है। तो जब आप काम करते हैं तो आपको एक प्रमोशन मिलता है, उससे आपका बढ़ावा भी होता है। जी, मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मुझे प्रमोशन सब इसलिए भी शायद मिलते गए कि मैं अपने काम सब टाइम पे करता चला गया, और मेरे जी, पब्लिकेशंस या मुझे जो हुँ, फेलोशिप्स मिली बाहर जाने की, हुँ, कनाडा की फेलोशिप मिली, जी, यूएस की मिली, या जहाँ भी मैं लेक्चर्स के लिए गया, वो कहीं फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, जी, जहाँ भी हो, वो इसकी वजह से था कि मैंने अपने काम को ध्यान से करने की कोशिश की, ईमानदारी से करने की कोशिश की। तो इसलिए करता चला गया कि शायद मेरा एक पैशन था वो, जी, और इस पैशन को मैं चाहता था कि ईमानदारी से जी, उस तक पहुँचूँ और उस तक जी, पहुँचाऊँ लोगों तक। जी, तो ये मेरा मोटो था, और चाहता था कि अच्छे तरीके से अपने उस रोज़ी को हलाल करूँ जो मुझे मिल रही जी, है ऊपर जी। से।
बिल्कुल बिल्कुल बखूबी किया है आपने। प्रोफेसर साहब, रेख्ता के बारे में बात करते हैं। जी। आप काफ़ी समय से सीनियर एडवाइज़र हैं रेख्ता फाउंडेशन में। तो अब देखा जाए, रेख्ता फाउंडेशन ने बहुत बेहतरीन काम किया है उर्दू को एज, लेकिन इस हद तक बनाया है कि रेख्ता इज़ नॉट जस्ट अ फाउंडेशन और अ रिसोर्स, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म नाउ। इट्स बिग प्लेटफॉर्म। हाँ, तो आपका एसोसिएशन कब और कैसे शुरू हुआ रेख्ता देखिए, के? मैं रेख्ता में जिस दिन मैं रिटायर हुआ जामिया से, जी 31 दिसंबर जी 2015 और 1 जनवरी 2016 को मैंने रेख्ता ज्वाइन किया। उसके फाउंडर जो बड़े विजनरी आदमी हैं, संजीव सराफ साहब, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप हमारे पास आएँ और मुझे ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ें। जी। तो मैंने कहा मैं रिटायरमेंट के बाद आऊँगा। हम्म। तो खैर मैंने अगले ही दिन वहाँ ज्वाइन कर लिया और मैं वहाँ करता रहा। रेख्ता को मैंने ग्रो होते हुए देखा। और सराफ साहब में एक अच्छी बात ये थी कि वो खुद भी एक तरह के विजनरी तो हैं, उसके अलावा वो भी अपनी राह तलाश कर रहे थे जी। कि रेख्ता को हम किधर लेके जा रहे हैं। हम्म। और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट कर दिया आज की तारीख में। जी तो मैं थ्रू आउट 5 साल तक मैंने बहुत क्लोजली काम किया, रोज़ाना जैसे ऑफिस आप जाते हैं। जी। उसके बाद कोविड आ गया। हम्म। कोविड आने के बाद फिर मैंने वहाँ जाना तो बंद कर दिया, लेकिन काम आज भी मैं कर देता हूँ। और लेकिन जो फॉर्मल एसोसिएशन होता है एज वन पर्सन हु इज़ वर्किंग देयर, वो मेरा अब नहीं है। जी लेकिन 5 साल तक मैं बहुत क्लोज रहा। जी रेख्ता को ग्रो होते हुए मैंने देखा। और रेख्ता ने जो बहुत बड़ा काम किया उसमें कई काम हैं। जी देखिए, उर्दू को पहुँचाना। अब मिसाल के तौर पर एक आपको मैं बात बताऊं कि उर्दू शायरी का जो पूरा पूरा जो ज़ख़ीरा है, जो पूरा स्टॉक है, जी। वो उर्दू लोग, सब लोग तो नहीं पढ़ पाते। हम्म। तो उर्दू को पढ़ाते भी हैं वो, है ना? जी उर्दू को पढ़ाने की किताबें भी उन्होंने निकाली हैं। रेख्ता ने जो बहुत अच्छी जी किताबें हैं जी। और जो बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने लिखी हैं, रशीद साहब बहुत अच्छे लिखने वाले हैं, हम्म। उन्होंने लिखी हैं। तो उर्दू को कैसे पहुँचाएं, ये काम किया उन्होंने। जी। दूसरा बहुत बड़ा काम किया है रेख्ता की डिक्शनरी। हम्म। अनपैरेलल डिक्शनरी है वो, जी उसमें बहुत लोगों ने काम किया है। और एक ऐसी डिक्शनरी है कि जो सिर्फ मानी नहीं बताता आपको, उसका यूसेज बता देता है उसको, जी उसका सच मतलब जो भी आप उस लफ्ज़ के बारे में जितने भी हो सकते हैं आयाम, वो सब जी बताता है वो आपको। जी। उससे मिले जुले हुए शेर बता देता है वो आपको। हम्म। तो एक ऐसा फुल फ्लेजेड डिक्शनरी। तीसरा काम जो बहुत बड़ा है रेख्ता का, वो है उनकी लाइब्रेरी। जो उनकी लाइब्रेरी ई बुक्स की जी लाइब्रेरी है। मैं बताऊं आपको कि ऐसा कोई शायद ऐसी कोई किताब हो जो आप ढूंढें और रेख्ता की वेबसाइट पे ना मिले। जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बार बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि महाभारत पे एक सेमिनार हो रहा था जी और उसका एक सेशन था महाभारत इन मुस्लिम इमेजिनेशन। जी तो चूंकि शायद मैं मुस्लिम हूँ तो लोगों ने सोचा कि मैं ये सेशन चेयर करूंगा, तो उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया। जी तो मैंने सोचा कि मैं महाभारत ढूंढूं, कहाँ कहाँ जाऊं, किस किस लाइब्रेरी में जाऊं। जी। खुद रेख्ता की वेबसाइट पे आपको इतने एडिशंस महाभारत के मिलेंगे कि अच्छा आपको जी। यकीन नहीं आएगा कि हम्म। महाभारत का ट्रांसलेशन उर्दू में कैसे हो चुका है और कितनी बार हो चुका है। हम्म। और आप यकीन करें कि आज किताबें जो छपती हैं, अच्छे अच्छे ऑथर्स की किताब 500 छपती है। जी उस वक्त उनका प्रिंट ऑर्डर था 1000, और जी जो कई बार छपा था। जी। तो कई वॉल्यूम्स मुझे मिले। हम्म। तो ये काम जो रेख्ता का है ना, ई जी बुक्स का, जी जी। तो ये सारे काम बहुत बड़े काम है। उसके हम्म। अलावा आप आ जाइए जनरल पब्लिक तक पहुंचाना। जी ठीक है, रेख्ता एक इतना बहुत बड़ा इदारा है तो उसमें इतने लोग काम कर, जब मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त कोई 50 लोग थे, आज हम्म। उसमें 150 से ज्यादा लोग काम कर रहे जी हैं। एक बिल्डिंग में था, एक फ्लोर पे था, वो बहुत बड़ा हो चुका है। जी तो एक इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें खर्च भी होता है, तो इनकम भी होना चाहिए, वो भी हो रहा है, जी। किताबें छप रही हैं, फुल फ्लेजेड पब्लिशिंग हाउस हो गया है। हम्म। तो देयर इज एन इनकम विच इज रिक्वायर्ड। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्योरली कमर्शियल हो गया। मैं कहता हूँ कि भाई अगर कमर्शियल है जी। तो कहाँ से तनख्वाह आएगी, हम्म। कहाँ से ये काम जो आप जैसे मैं काम करता बिल्कुल। हूँ तो मुझे सारी किताबें मिल जाती हैं घर पे बैठे बैठे। हम्म। तो इस पे तो कुछ पीछे काम हो रहा होगा ना, जी जी। इस पे सैकड़ों लोग लगे होंगे ना, हम्म। उनको तनख्वाह भी तो चाहिए हम्म। होगी ना। सो इट्स कम्प्लीटली जस्टिफाइबल। बिल्कुल। एक लेवल पे काम होना चाहिए, ये मैं जरूर कहता हूँ कि एक लेवल मेंटेन होना चाहिए, स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, जो रेख्ता करता है बड़ी हद तक कर रहा है। हम्म। और मैं तो समझता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत इनरिचिंग रहा। बल्कि बिल्कुल। उर्दू से ज़्यादा क्लोज मैं आया अपने एज ए करियर एज ए प्रोफेसर। हम्म। वो तो ज़ाहिर है कॉम्पेरेटिव में काम करने लगा था, पिछले 15 साल से कर रहा था। लेकिन रेख्ता में जब मैं आया तो उर्दू का ही लिटरेचर में देखता रहा, तो जी वो मेरी एक पर्सनल एक तरह का एनरिचमेंट का भी जरिया बन गया। जी सो दैट वे आई एम वेरी मच इंडेटेड टू रेख्ता एज वेल। जी। अच्छा, क्योंकि आप रेख्ता फाउंडेशन से जुड़े रहे हैं, कंटेम्प्रेरी शायर जितने हैं आपने करीब से देखा है, उनको पुरानों पे आप लिख चुके हैं, आपने उन पे अच्छा खासा काम किया हुआ। आपकी नज़र में प्रोफेसर रहमान ऐसे कोई शायर जिनको आपको लगता है कि ही डिड नॉट गेट हिज ड्यू क्रेडिट, वो जितने अंडररेटेड, इफ आई मे? अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी एक किताब अभी यहाँ पे रिलीज हुई है नीम नीम राशिद की, हिंदी में। जी
तो मैंने कहा कि नूर मीर राशिद अब नहीं है, वो 1910 11 12 में 3 लोग बहुत बड़े शायर उर्दू के पैदा हुए, मीरा जी, राशिद और फैज़, ये तीनों एक साथ 1910 11 12 में आए। एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, ये तीनों बहुत बड़े शायर हैं हमारे ज़माने के। अब उसके बाद जब आप बढ़ते हैं तो बहुत सारे शायर हमारे सामने आते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो रिकग्नाइज नहीं हुए। अब मैं इसी तीनों में से बताऊं आपको, 3 जो बड़े शायर हैं हमारे उर्दू के, जो अर्ली 20th सेंचुरी में पैदा होते हैं 1910, 11 और 12 में, इसमें सिर्फ फैज़ बहुत बड़े पॉपुलर शायर निकले। राशिद को पूरे तौर से नहीं पढ़ा गया, इसलिए कि शायद वो गज़लों के शायर नहीं थे, नज़मों के शायर थे, और नज़में भी उनकी दूसरे किस्म के शायर की नज़में थी, बहुत बहुत बिल्कुल अंदाज उसका दूसरा था। मीरा जी को कम पढ़ा गया। तो इसी में आप देख लें कि इन 3 शायरों में जो ज़्यादा पॉपुलर हुए वो फैज़ हुए, इसलिए कि फैज़ की कॉन्टेम्प्रेरी रेलेवेंस बहुत है। प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट था 1930 में, दुनिया का इकोनॉमिक सिचुएशन, वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ, सब कुछ हो रहा था, और एक तरह का जो मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री है, लिटरेचर है, वो सारा, तो फैज़ की पॉपुलैरिटी। लेकिन राशिद दूसरे वेवलेंथ पे काम कर रहे थे, है ना। राशिद नई नज्म की बुनियाद डाल रहे थे, मीरा जी नई नज्म की बुनियाद। तो एक उसके बाद के ज़माने में फिर आप दूसरे तरीके से, तो वो सपोज करिए कि आज़ाद नज्म का ज़माना है, और उसके बाद से ब्लैंक वर्स जिसको आप कहते हैं, उसके बाद से फिर आप प्रोज पोइट्री पे आते हैं। तो एक पूरा कारवां है जो चलता जाता है। तो जैसे नज्म ही को अगर आप ले लीजिए, तो नज़ीर अकबर आबादी एक नज्म कह रहा है 18वीं सदी में, उसके बाद आप आते हैं इकबाल पे, जो बड़ा शायर, बड़े शायरों की बात कर रहा हूँ, और इकबाल के बाद आप आते हैं फैज़ पे, राशिद पे, मीरा जी पे, और ये सिलसिला चलता है। इससे बहुत सारे शायर हैं जो वैसे निगलेक्ट हो गए और जिनको नहीं होना। मिसाल के तौर पर मीरा जी, जैसे हिंदी में पहली बार नूर मीर राशिद अभी आए हैं, अभी जिस किताब को अभी हम लोगों ने रिलीज़ किया है, और उस पर मैंने ये बात कही कि मीरा जी को भी रिलीज़ करना चाहिए, मीरा जी को भी हिंदी में आना चाहिए। तो बहुत से शायर हैं जिसमें खुद उर्दू में भी अब ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी चाहिए और पढ़ना चाहिए। एक अजीब सी बात ये है कि मतलब हमको वो लिटरेचर नहीं मिल पाता जो कहीं और लिखा जा रहा है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो लिटरेचर पैदा हो रहा है, वो हम तक नहीं पहुंचता, या हमारा वहां तक नहीं पहुंचता। लेकिन अच्छी बात क्या हुई है कि अदब अभी तक नहीं बटा है। ये हम नहीं कहते पाकिस्तानी उर्दू लिटरेचर, इंडियन उर्दू लिटरेचर कहते हैं, है ना। जैसे आप कहते हैं ना ब्रिटिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर, है ना, ये नहीं हुआ अभी तक, ये अच्छी बात है। तो इसमें बहुत से ऐसे शायर हैं जो हमारी नजरों में नहीं आए नए जमाने में, इसलिए वो वहाँ कहीं और लिख रहे हैं और हमने उन तक, कुछ लोग जिनका एक राब्ता है, जिनके पास लिटरेचर पहुंचता है, जो वेल नोन लोग हैं, उनको मालूम है कि कौन कहाँ लिख रहा है। तो ये ज़माना वैसा है कि हम करीब भी हैं एक तरह से और एक तरह से दूर भी हैं, पॉलिटिकली दूर हैं, लेकिन अदरवाइज लिटरेरी लेवल, कल्चरल लेवल पे बहुत ममासलत है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है। तो बहुत सारे लोग अभी भी रह गए हैं जिनको एक्सप्लोर करने की हमें ज़रूरत है और जाना चाहिए जिनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोफेसर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल, अब आगे क्या लिख रहे हैं और कब तक हम उसे पढ़ पाएंगे? वो काम आपका कब तक अभी तो ये देखिए, मेरी ये किताब जो अभी आई है, जिस पे ये 5वां इंटरव्यू आज मैंने दिया, जिस पे कन्वर्सेशन हुआ है, ये है द एसेंशियल गालिब, जिसको हार्पर कॉलिंस इंडिया ने छापा है, और ये हार्पर कॉलिंस के साथ मेरी तीसरी किताब है। मेरे रिटायरमेंट के बाद 9 साल से थोड़े 2-3 महीने ज़्यादा हुए, तो इसमें मैं बहुत प्रोडक्टिव, फुल टाइम राइटर ना हूँ, पूरे तौर मेरा काम अब यही है, या तो जाता हूँ लेक्चर्स के लिए या अपना काम कर रहा हूँ। तो कोई छठी किताब मेरी ये है, और गालिब मेरी लेटेस्ट किताब है। इसके बाद मेरी किताब है मीर पे, जो बिल्कुल इसी पैटर्न पे है जो पैटर्न गालिब वाली किताब का है। ये इसका पैटर्न ज़रा दूसरा है। गालिब पे जो किताबें आई हैं, इसमें मैंने एक पेज पे, जैसा मैंने बताया कि इसमें देवनागरी में, पर्शियन स्क्रिप्ट में, इंग्लिश रोमन ट्रांसलिटरेशन में और ट्रांसलेशन और डिफिकल्ट वर्ड से एक पेज पे, और दूसरे पेज पे उसके कमेंट्री है। यही फॉलो मैंने किया है मीर पे भी, बिकॉज मीर भी ऐसा शायर है, जैसे आपने कहा निगलेक्टेड तो नहीं है, लेकिन मीर को अभी पूरे तौर पे हमने शायद नहीं देखा। गालिब को तो शायद बहुत देखा, गालिब की बिब्लियोग्राफी 300 पेज की है, मीर पे नहीं है। मीर को तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, मीर को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि आने वाला ज़माना शायद मीर का है। गालिब पे तो बहुत हमने काम किया और गालिब को करना भी चाहिए, बहुत बड़ा शायर है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि मीर बहुत बड़े तरीके से एक्सप्लोर हो रहे हैं और होंगे। मेरी अगली किताब मीर पे है। इसी और भी प्लान्स हैं हमारे जहन में। मैं एक सीरीज करना चाहता हूँ कि कौन बड़े शायर हैं मेरे, कैसे मैं चाहता हूँ काम करना मीर खुसरो पे, लेकिन एक टॉल ऑर्डर है, मैं कितना कर पाऊंगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन चूंकि पर्शियन से हमारी दोस्ती कुछ है, कुछ जान पहचान है, लेकिन मुझे और भी जानना होगा पर्शियन। सूफी साहित्य पे मैं काम करना चाहता हूँ, तो प्लान्स तो मेरे पास हैं, उम्र ने साथ दिया तो वो सब करके दिखाएंगे। बिल्कुल हम आशा करेंगे जल्द से जल्द आपकी वो किताबें भी आएं और हम लोग को पढ़ने को मिले। आपने हमें समय दिया उसके लिए प्रोफेसर रहमान बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
और प्रोफेसर रहमान की किताबें ऑनलाइन उपलब्ध हैं, आप चाहें खरीदें, पढ़ें और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।